हाय फ्रेंड्स, दिस इज निशा फ्रॉम ए टू जेड स्टडीज। तो आज हम इतिहास का टॉपिक करेंगे। इतिहास के एमसीक्यू करेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा शिवाजी का प्रशासन। ये आपके झारखंड के सहायक आचार्य 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेसिन की संधि क्या थी और इसने मराठा साम्राज्य को कैसे प्रभावित किया। ऑप्शंस हमारे पास है। इससे बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना हुई। इसके परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। इससे एंग्लो मराठा युद्धों की शुरुआत की। यह मुख्य रूप से ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच व्यापार समझौते पर केंद्रित था। तो क्या हुआ बेसिन की संधि के बाद? इसके परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड। बेसिन की संधि के बाद मराठा ब्रिटिश राज्य के लिए संरक्षित मतलब ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। तो बेसिन की संधि कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802। ठीक है, 1802 में हुई थी बेसिन की संधि। और ये कब हुई थी? आफ्टर द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद में हुई थी ये। तो बाजीराव टू ने एक्सेप्ट किया था कंडीशंस को। बाजीराव टू ने कंडीशन ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई कंडीशंस को एक्सेप्ट किया था, जिसके बाद में उन्होंने बोला था कि ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन जाएगा मराठा साम्राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के क्षेत्रों को बम्बे प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया था? मराठा युद्ध कौन सी एंग्लो मराठा युद्ध थी जिससे के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के क्षेत्र थे, जो पेशवा के रीजन्स आते थे, उसको बम्बे प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया था? तो कौन सी एंग्लो वॉर थी? ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला? आंसर इसका हो जाएगा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद में पेशवाओं के क्षेत्र को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 में हुई थी। 1817 टू 1819 तक ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी एंड मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर, इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे, वॉन करे थे। और ब्रिटिशर्स ने पेशवाओं की टेरिटरी, जिसमें पुणे भी आता है, पुणे भी था, उसको मराठा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली? ठीक है, शिवाजी को, ये जो नहीं है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? 1680 में, 1674 में, 1665 में, 1652 में? आंसर इसका हो जाएगा 1674 में शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई थी। छत्रपति शिवाजी बोला गया था। और इनकी कैपिटल कौन सी थी? रायगढ़। रायगढ़ इनकी कैपिटल थी। उनको और भी बहुत सारे टाइटल्स मिले थे। छत्रपति तो दिया ही गया था, इसके अलावा कौन से टाइटल्स थे? शाखाकर्ता, शाखाकर्ता, क्षत्रिय, कुलवंतास, सेन देवा, धर्मधारक। धर्मो धारक।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मराठा शासन, मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या था? ठीक है, तो मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या था? ऑप्शंस हमारे पास है। पेशवा के समकक्ष पदनाम, मराठा शासन के दौरान एक सिक्का, राजस्व पर लगाया जाने वाला कर, या छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया गया नाम। तो अगर हमने पीछे मुगलों के एमसीक्यूज किए थे, मुगल साम्राज्य के, उसमें हमने ये देखा था कि जो सरदेशमुखी टैक्स है, मराठाओं को लगाने की अनुमति दे दी गई थी, इन्होंने हटाया था। और मराठाओं को सरदेशमुखी टैक्स लगाने की अनुमति दे दी गई थी। मतलब ये एक तरह का कर है सरदेशमुखी, जो कि रिवेन्यू पर लगाया जाता है, राजस्व कर है, जो कि लैंड से रिवेन्यू इकट्ठा होता है ना, जो लैंड होल्ड करते हैं, लैंड होल्डर्स होते हैं, उनका रिवेन्यू होता है, रिवेन्यू उस पर कर लगाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? सरदेशमुखी। ठीक है, और पहले के टाइम मराठाओं ने ये अनुमति मुगलों से ली थी। इसके बाद में फारूक सियार आया था, फारूक सियार ने ये सरदेशमुखी टैक्स हटा दिया था, जिसके बाद हटाने के बाद मराठा और मुगलों के बीच में अनबन हो गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या था? सेम क्वेश्चन है कि सरदेशमुखी एक राजस्व पर लगाया जाने वाला कर था। ठीक है, और ये जो हम शिवाजी की बात कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी की बात कर रहे हैं, तो छत्रपति शिवाजी कौन से मराठा घराने से आते थे? मराठा घराना उनका कौन सा होता था? भोंसले। ठीक है, भोंसले डायनेस्टी से ये आते थे, और इनकी कैपिटल कौन सी थी? रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासन के तहत प्रधानमंत्री का पद क्या था? ऑप्शंस: पेशवा, सुमंत, पंडित राव, या सरे नौबत। आंसर इसका क्या हो जाएगा? पेशवा। तो पेशवा की जो पोस्ट होती थी वो प्रधानमंत्री के इक्वल होती थी, जैसे प्राइम मिनिस्टर। सबसे ऊपर कौन से होते थे? किंग होता था, जिसको छत्रपति बोलते थे। छत्रपति, देन पेशवा आ जाते हैं, पेशवा, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। और ये सारे कारोबार डिप्लोमेसी को देखते थे, राजा के जो वॉर होनी है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ, तो वो कौन देखते थे? प्राइम मिनिस्टर देखते थे। प्राइम मिनिस्टर के बाद आ जाते हैं सचिव, सचिव मिनिस्टर्स। देन मंत्री, मंत्री इज ऑल्सो मिनिस्टर। मंत्री के बाद आ जाते हैं सरे नौबत, सरे नौबत। तो सरे नौबत कौन से होते थे? कमांडर ऑफ चीफ। सुमंत और पंडित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है, वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार में एक पुराना शिलालेख मिला जो लगभग 2250 साल पुराना है। मराठाओं ने 1700 1700 ईस्वी के बाद की अवधि के दौरान अपने राजनीतिक महत्व का दावा किया। कृषि विस्तृत सही नहीं है, बताना है आपको। कृषि बस्तियों के विस्तार के साथ वन वासियों को कभी कभी उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया जाता था। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा पर नियंत्रित किया। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। ये सही नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो जो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था वो दिल्ली का सुल्तान था।
सुल्तान ऑफ दिल्ली था। ठीक है, तो दिल्ली का सुल्तान था। उन्होंने मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा पर कोई नियंत्रण, ईस्ट इंडिया में उनका कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक है, और बाकी ये वर्तमान अफगानिस्तान पुराना शिलालेख मिला है, इतने हजार 2250 पुराना है, और 1700 के बाद के दौरान राजनीतिक महत्व का दावा किया, ये भी सही है। और कृषि का विस्तार करने के लिए वन निवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाता था, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो डी आंसर गलत, डी स्टेटमेंट गलत है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन के तहत प्रधानमंत्री का पद क्या था? ऑप्शंस पेशवा, पेशवा, सुमंत, पंडित, राव या सरेनोबत। वही क्वेश्चन आ गया, आंसर इसका क्या हो जाएगा? पेशवा हो जाएगा। पहले छत्रपति आते थे, पहले छत्रपति आते हैं, फिर पेशवा आते हैं, उसके बाद में सचिव आते हैं, मंत्री, सरेनोबत, ठीक है, देन सुमंत, देन पंडित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए, वही क्वेश्चन रिपीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1818 में अंग्रेजों और होलकर सरदार के बीच तीसरे आलंग मराठा युद्ध, एंग्लो थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन पुरंदर की संधि, ग्वालियर की संधि, सूरत की संधि या मंडेश्वर की संधि। आंसर इसका हो जाएगा मंडेश्वर की संधि। तो मंडेश्वर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। मंडेश्वर की संधि साइन हुई थी 1818 में ब्रिटिशर्स और पेशवाओं के बीच में, होलकर्स के बीच में। पेशवा मराठा थे, मराठा होलकर्स, होलकर घराना था, ब्रिटिश एंड होलकर्स। ठीक है, इसमें क्या नियंत्रित हुआ था कि ब्रिटिशर्स इनकी ज्यादातर लैंड ले लेंगे, मतलब जो इसकी होल्डिंग, जो इनकी लैंड है वो ब्रिटिशर्स देखेंगे, और अपने सिपाही भी ब्रिटिशर लगाएंगे, फुट सोल्जर्स वो ब्रिटिशर्स अपने लगा देंगे इस राज्य में। ठीक है, होलकर होलकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिवाजी महाराज की शाही घुड़सवार सेना को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस है बरगीर, रिसाला, सिलहदार या फिर दबीर। आंसर इसका हो जाएगा बरगीर। शिवाजी की शाही घुड़सवार को बरगीर बोला जाता था, और ये जो शाही घुड़सवार है ये दो भागों में बांटी जाती है, शिलेदार और सेकंड वाली है बरगीर। शिलेदार वो होते थे जिनके पास अपने घोड़े होते थे, अपने हॉर्सेस और इक्विपमेंट होते थे, देयर ओन हॉर्सेस एंड इक्विपमेंट। और बरगीर वो होते थे जिनको हॉर्सेस दिए जाते थे। ठीक है, और ये लोएस्ट रैंक के होते थे जिनको मराठास प्रोवाइड करते थे हॉर्सेस एंड इक्विपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की और उसे मजबूत मजबूत किया, जिसकी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी जगह थी? ऑप्शन है प्रतापगढ़, दौलताबाद, रायगढ़ या फिर सिंगार। आंसर इसका हो जाएगा रायगढ़। तो हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, तो मराठाओं की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? महाराज शिवाजी महाराज की राजधानी कौन सी थी? रायगढ़ थी, जो कि 1674 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के राज्य के लिए आय का स्रोत नहीं था? ऑप्शंस है महसूल, चौथ, जजिया वैरो या सरदेशमुख। आंसर इसका हो जाएगा जजिया। जजिया वैरो ये शिवाजी के आय का स्रोत नहीं था, बिकॉज ये जजिया जो टेक्स्ट है तो मुगल्स लगाते थे या फिर मुस्लिम्स लगाते थे। मुस्लिम जो मुस्लिम राजा होते थे वो नॉन मुस्लिम जैसे कि हिंदू रेजिडेंट पर टैक्स लगाते थे। और सबसे पहले ये टैक्स किसने लगाया था?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये टैक्स लगाया था। देन उसके बाद में अकबर ने ये टैक्स हटा दिया था, अबोलिश कर दिया था। उसके बाद में औरंगजेब ने फिर से औरंगजेब ने ये टैक्स फिर से री इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो जजिया ये शिवाजी की आय का स्रोत नहीं है, बाकी महसूल हो गया, चौथ हो गया, सरदेशमुखी, ये सारे उसके टैक्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उस धार्मिक व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला। ऑप्शंस तुकाराम, गुरु नानक देव, मीराबाई या गुरु रामदास। आंसर इसका हो जाएगा गुरु रामदास। गुरु रामदास धार्मिक व्यक्तित्व थे जिन्होंने शिवाजी पर प्रभाव डाला। ये शिवाजी इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, और स्पिरिचुअल गुरु होने के साथ साथ, शिवाजी के स्पिरिचुअल गुरु होने के साथ साथ ये टैक्टिक्स और वॉरफेयर में उनकी स्ट्रेटेजीज बनाने में हेल्प करते थे। ठीक है, टैक्टिकल एंड वॉरफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उस यूरोपीय शक्ति का नाम की पहचान करें जिससे शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किया था। ऑप्शन फ्रांस, पुर्तगाली, डच या अंग्रेज। आंसर इसका हो जाएगा पुर्तगाली। तो शिवाजी जो तोपे और गोला बारूद प्राप्त करते थे वो पुर्तगाली से प्राप्त करते थे, और इससे शिवाजी ने बहुत इंग्लिश लोगों को कैप्चर किया था, और उन्होंने सूरत पर जो इंग्लिश मैन थे उन पर भी हमला किया था। ठीक है, और बहुत सारे इंग्लिश मैन को कैप्चर किया था। तो यही तक थे हमारे क्वेश्चन। थैंक यू।